तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ड, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले देखा अर्नेस्ट मायर जी के बारे में, उसके बाद लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स देखे, जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कहा गया, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। किसके बारे में बात करेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, नॉट डाइवर्सिटी। हम लोग ओनली डाइवर्सिटी के बारे में ही बात करेंगे बेटा। डाइवर्सिटी का मतलब तो ये हो गया, हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सब क्या डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन यहाँ हम लोग किस पे बात करेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे बेटा, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जब हम अपने अराउंड व्हेन वी सी अराउंड, then we will find a large variety of living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें क्या बेटा लार्ज वेराइटीज दिखती है, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं? जिसमें आपके प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, फिश हो सकती हैं। जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो क्या हैं? वो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें दिखती हैं, कुछ ऐसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो हमारे नेकेड आई से हमको दिखाई नहीं देती है। और एनसीईआरटी ये कहती है बेटा, आप मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे आए, उसके बाद आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो हमें क्या होगा बेटा? जो लिविंग है उनकी वैरायटी वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की आपको कंटिन्यूसली अलग अलग दिखाई देगी। आप ओल्ड एरियाज में रहिए या न्यू एरियाज में जाइए, वहाँ पे क्या होगा? वेराइटीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं वो आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। कंटिन्यूसली आपको वेराइटी डिफरेंट दिखाई देगी। अब आपकी एनसीईआरटी ये भी कहती है बेटा, जब आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा? आपको लार्ज डाइवर्सिटी दिखाई देगी। नंबर्स एंड वेराइटी वहाँ पे क्या होगी बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमको लार्ज नंबर में दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, तो बेटा हम लोग बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी की। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई दे रहे हैं उनके नंबर एंड टाइप्स, इन सबको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा चाहे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए या अदर ऑर्गेनिज्म, इन सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम स्पीसीज कहते हैं। जो भी चीज़ें हमें दिखाई होगी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पीसीज। पार्टिकुलरली किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम किसी प्लांट को देखेंगे या एनिमल्स को देखेंगे या अदर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ये सब एक स्पीसीज को पार्टिकुलरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बायोडाइवर्सिटी के बारे में? देखिए, नंबर्स एंड टाइप्स
ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बेटा हमारे अर्थ पे नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब क्या ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्पीसीज को। और यही स्पीसीज क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो हमें, जिसके बारे में हम नोन एंड डिस्क्राइब्ड, जो नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है कितना है बेटा, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये किसके द्वारा बताया गया, ये बताया गया अकॉर्डिंग टू IUCN। ये डाटा बेटा IUCN के द्वारा दिया गया है। अब IUCN का फुल नेम हम देख लेते हैं। IUCN का फुल नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। बेटा जब हम क्लास 12th में पढ़ेंगे तो इकोलॉजी जब पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम देखेंगे। अब इतने सारे स्पीसीज हैं, इतनी सारी वैरायटीज हैं, तो इन सबको पढ़ना आसान नहीं है, इन सबको पढ़ना आसान नहीं है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या, इन सबको क्लासिफाई किया गया, इन सबको क्लासिफाई किया। जब हम क्लासिफाई करेंगे तो उनका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। तो इतनी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम आसानी से पढ़ तो नहीं सकते, तो इसके लिए हमको क्या किया गया बेटा, क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे आफ्टर दैट नॉमेनक्लेचर भी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर, और नेक्स्ट उसके आगे क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो एक बार आप लोग थोड़ा देख लीजिए, 1 मिनट, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो इतना हो गया बेटा। अब हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा नॉमेनक्लेचर दिया क्यों गया, तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, उन सबको पढ़ना और डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है एक साथ। तो इन सबको देखते हुए यार इतनी सारे ऑर्गेनिज्म, इन सबको हम एक साथ कैसे पढ़ेंगे, हमेशा हमें कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या दिया गया, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर
तो बेटा जो नॉमेनक्लेचर है ना, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जाके नॉमेनक्लेचर पद्धति देगा। जो नॉमेनक्लेचर है वो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। नॉमेनक्लेचर हमारे साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं बेटा, उन सब की बैठक होती है, तो वो सब मिल के किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो लोग खुद डिसाइड करते हैं, जिसके द्वारा हम पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नेम से जानेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, हम जानते हैं किसी के नेमिंग के बारे में, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई आम आदमी कंडक्ट करेगा या कोई आम आदमी इसको ऐसे ही आके किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग कर देगा। इसे कौन देता है बेटा, हमारे साइंटिस्ट देते हैं। अब इसे देना जरूरी क्यों, मान लीजिए हमारे साइंटिस्ट अपनी कंट्री से अदर कंट्रीज में गए, तो हम कंट्री की बात ही छोड़िए बेटा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की, आप अपने ही कंट्री में देख लीजिए, प्याज आप सभी जानते हैं, इसे ऑनियन कहते हैं। तो कहीं इसको आप मुंबई वगैरह में चले जाइए तो इसको कांदा कहते हैं, और अपने यहाँ जो है यूपी में प्याज कहते हैं। तो अपने ही स्टेट से अदर स्टेट में जाने पे इसका नेमिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमारे साइंटिस्ट जो हैं जब एक कंट्री से अदर कंट्री में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ जाके प्याज कहेंगे या कांदा कहेंगे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कि साइंटिस्टों ने क्या किया, सुविधा के लिए कि कोई भी साइंटिस्ट किसी भी कंट्री में जाए तो वहाँ पे जब साइंटिस्टों की बैठक हो तो वहाँ हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लोकल लैंग्वेज में प्याज या कांदा बोलेंगे या किसी और भी प्लांट का नाम लें, कोई और प्लांट हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो जो वहाँ के लोकल नेम से जाना जाए, तो उसको वहाँ पे जाके हम अपने लोकल नेम से थोड़ी वहाँ बुलाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, साइंटिफिक नेम से बुलाएंगे। तो इसलिए साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर दिएगा ताकि हमको किसी चीज़ को पढ़ने में आसानी हो। कहीं भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, क्या करें, हमें हर जगह एक ही नाम से उसे पुकारा जाता है, तो इसलिए हमें नॉमेनक्लेचर दिया गया। तो नॉमेनक्लेचर का जो है, नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स होते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की पद्धति जो है, एक बहुत ही फेमस पद्धति जो अपनाई गई वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बेटा जब नॉमेनक्लेचर दिया जाता है ना, जो नॉमेनक्लेचर दिया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होते हैं। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जेनरिक होता है, एक क्या होता है स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, जेनरिक और स्पेसिफिक। तो हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड माना जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कौन दिया, कैरोलस लीनियस ने।
कौन दिया? कैरोलस लिनियस ने। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो किसने दिया था बेटा? कैरोलस लिनियस ने। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बताया? इसमें इन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड क्या? स्पीसीज को, इसलिए इसे बायनोमियल कहा गया। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स होते हैं, तो हम लोग उस रूल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे तो 4 रूल्स दिए गए, हम चारों रूल्स की बात करते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका हो गया, तो मैंगीफेरा इंडिका में क्या होता है बेटा? जो मैंगीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को। तो जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? जो फर्स्ट रूल है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहती है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जनरली होते हैं लैटिन में, एंड रिटेन इन इटैलिक्स। अब बेटा ये जो है लैटिन का मतलब क्या है? लैटिन का मतलब होता है, लैटिन एक डेड वर्ड है जिसका मतलब होता है, लैटिन किसी देश की लैंग्वेज नहीं है। लैटिन का मतलब क्या है कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। लैटिन का मतलब क्या है? ये साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है इसे। ये किसी देश की पार्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, इसे डेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम्स जनरली किस में होते हैं? लैटिन में, और लिखे जाते हैं किस में? इटैलिक्स में। और सेकेंड रूल क्या है बेटा? सेकेंड रूल, बायोलॉजिकल नेम जो होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो बताता है जीनस को। इसको बताता है जीनस को। और बेटा एंड जो आपको सेकेंड वर्ड होता है वो किसको बताता है? स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपके 2 रूल्स हो गए। फर्स्ट रूल क्या हो गया? बायोलॉजिकल नेम जनरली किस में होते हैं बेटा? लैटिन में होते हैं, और रिटेन किस में होता है? इटैलिक्स। अब ये इटैलिक्स का मतलब क्या है? रिटेनिंग इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब ये है बेटा, जब हम इसको लिखते हैं ना, जब हम इसको लिखते हैं या प्रिंट किया जाता है तो हल्का सा टिल्ट होता है। आप देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में जो मैंगीफेरा लिखा है अदर वर्ड से अलग है। जो मैंगीफेरा इंडिका पूरा लिखा है, आप वहाँ देखेंगे हर एक मीनिंग्स को देखिए थोड़ा अदर से जो आपके लैंग्वेज हैं उसमें लिखे गए हैं सबसे थोड़ा हटके होगा, थोड़ा टिल्टेड है। तो इटैलिक्स का मतलब होगा क्या? थोड़ा टिल्टेड होता है। रूल नंबर 4 देखते हैं, एक बार देख लीजिए। हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4, थर्ड की एंड देन 4। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में आपका है कि जब हम दोनों वर्ड्स को लिखते हैं हैंड रिटेन, बायोलॉजिकल वर्ड्स के
बोथ वर्ड को जब हम लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम का जो बोथ वर्ड लिखते हैं, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है एंड सेकेंड वर्ड दोनों को हैंड रिटन करते हैं। तो क्या कहते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं या प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू लैटिन वर्ड, ताकि वो हमारे लैटिन वर्ड की ओरिजिन को बता सके। प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, जो क्या बताता है, लैटिन वर्ड को, कि इसकी ओरिजिन जो है क्या है, लैटिन वर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो दोनों वर्ड को जब हम बायोलॉजिकल नेम्स लिखते हैं, तो फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड दोनों को क्या है बेटा, जब हैंड रिटन होता है तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा को अलग, इंडिका को अलग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बेटा, जिसे हम जीनस कहते हैं, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होता है, फर्स्ट वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो जीनस का कैपिटल होता है। क्या होता है, जीनस का जो हम फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, जीनस लिखते हैं, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो क्या होता है, कैपिटल में होता है। क्या होता है, कैपिटल में फर्स्ट वर्ड। एंड जो स्पीसीज हम सेकंड क्या लिखते हैं, स्पीसीज को, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होता है बेटा, फर्स्ट लेटर स्मॉल में होता है, स्मॉल में। जैसे हम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे क्या है, जो ये स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, और जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, वो कैपिटल में है, और इसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी जो है वो ये कहती है कि जब हम यहाँ पे जीनस और स्पीसीज को लिखते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं बेटा, आफ्टर दैट हम क्या, साइंटिस्ट का नाम भी उसके साथ एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, आपने मैंगीफेरा इंडिका लिखा, यही हम क्या लिख देंगे, लिव। इसका मतलब क्या है, इसे पहले सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, बट हम लिंक को अंडरलाइन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये है साइंटिस्ट का नाम। तो लिंक का मतलब है कि मैंगीफेरा इंडिका के बारे में सबसे पहले लिनियस जी ने बताया। कौन बताया, लिनियस जी ने। अब इसे हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीविएटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि हम इसे
संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिंक का मतलब क्या हो गया कि मैंगिफेरा इंडिका के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे कौन थे? लिनियस जी थे। कौन थे? लिनियस जी। तो बेटा जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहीं पे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जब हम प्लांट की बात करते हैं या एनिमल्स की तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए। जैसे हमें प्लांट के बारे में जानना हो, प्लांट के बारे में, तो इसके लिए एक पद्धति दी गई ICBN, और एनिमल्स के लिए जो दिया गया ICZN। अब आपके एनसीईआरटी में इन दोनों का फुल फॉर्म दिया गया। कहीं पे ऑफ लिखा है तो कहीं पे फार, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या है बेटा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature। और आपके एनिमल्स के लिए क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने अभी तक देखा नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन दिया क्यों गया? अभी कुछ देर पहले हमने आप लोगों को बताया कि क्लासिफिकेशन से हमें पढ़ने में आसानी होगी। क्लासिफिकेशन से क्या होगा? आसानी होगी। मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी एक ही सब्जेक्ट बना के दे दिया गया होता है तो आपको पढ़ने में क्या होता है? प्रॉब्लम्स होती। प्रॉब्लम तो मान लो अब भी हो रही है पढ़ने में प्रॉब्लम हमेशा होती है, ठीक। बट इसे हम अलग अलग जब पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आसान लगता है। क्या लगता है? आसान लगता है कि अगर ये सारे सब्जेक्ट को एक साथ दे दिया जाए तो क्या होगा? पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसे जब क्लासीफाई कर दिया गया तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है बेटा, यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। इस पे बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो आसानी से दिखने वाले लक्षण होते हैं उस पे बेस्ड है। इजीली बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल, जो आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर हैं बेटा, उस पे बेस है हमारा
क्लासिफिकेशन। अब बात हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया या कोई एनिमल्स हो गया, तो हम उनके कैरेक्टर्स को आसानी से देखते हैं। जो दिखने वाले कैरेक्टर हैं उनको देखते हैं और उसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट है, ठीक, कोई क्या है, प्लांट है। अब हो सकता है वो प्लांट किसका हो सकता है वो प्लांट राइस का हो, में भी हो सकता है किसका हो, वीट का हो, ठीक, वीट का भी हो सकता है और क्या हो सकता है, राइस का भी हो सकता है। लेकिन बेटा क्या करेंगे, जब हम राइस का प्लांट देखेंगे तो हम ऐसा नहीं हमारे माइंड में उसमें वीट के बारे में सोचेंगे। जब राइस के प्लांट के बारे में सोचेंगे तो हमारे माइंड में राइस के बारे में आएगा, हमारा दिमाग राइस के बारे में सोचेगा। और जब हम वीट की बात करेंगे तो उस समय हम क्या, किसी वीट का पौधा देखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, वीट के बारे में सोचेंगे। इसी तरह से मान लीजिए क्या करेंगे, आप किसी एनिमल्स को देख लीजिए। अब कोई डॉग हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, इन सबको देखने के बाद ये हम अगर हम इन सबको देखेंगे बेटा तो उसमें प्लांट के बारे में थोड़ी नहीं सोचेंगे। अगर हम किसी इंसेक्ट को देख रहे हैं, किसी इंसेक्ट को देख रहे हैं, इंसेक्ट को देख रहे हैं तो हम उस इंसेक्ट के बारे में हमारे माइंड में जो है एक पिक बनेगी, ना कि किसी प्लांट के बारे में। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी डॉग को देख रहे हैं तो उस समय हम डॉग के बारे में सोचेंगे, ना कि किसी कैट के बारे में। एल्सेशियन के बारे में दिया, जो एक डॉग की ब्रीड है बेटा आपके एनसीईआरटी में, ठीक, तो क्या है, डॉग है। तो हम जब डॉग की बात करेंगे तो हम किसी कैट के बारे में थोड़ी ना थिंक करेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, जब डॉग की बात करेंगे तो हमारे माइंड में डॉग की पिक आएगी, ना कि किसी कैट की। तो हमारी जो एनसीईआरटी है कहती बेटा मान लीजिए कोई मैमल्स, क्या है, मैमल, कोई मैमल है। तो बेटा हम सबको पता है मैमल का कैरेक्टर क्या है, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, ठीक, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर देखें, ये मैमल का कैरेक्टर है। तो जो भी मैमल्स होंगे सबसे पहले हम उसमें क्या देखेंगे बेटा, एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर, तो उसे हम किस में रखेंगे, मैमल में रखेंगे। अब इसी तरह से हमारी एनसीईआरटी कहती है कि मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, डॉग्स हो गए या अदर कोई एनिमल्स हो गए, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एक अलग कैटेगरी है। जैसे प्लांट एक अलग कैटेगरी है, ठीक, एनिमल एक अलग कैटेगरी है, प्लांट एक अलग कैटेगरी है और एनिमल एक अलग कैटेगरी है, डॉग एक अलग कैटेगरी है। जब इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे बेटा तो ये जो कैटेगरी वर्ड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा। तो जो कैटेगरी वर्ड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि मान लीजिए कोई डॉग, क्या है, डॉग, ठीक, एनिमल और मैमल। अब हमारी एनसीईआरटी करती है ये जो डॉग है, एनिमल है और मैमल्स है, ये तीनों किसको बेटा, डिफरेंट टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं।
डिफरेंट टैक्सा को, ये तीनों अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है डॉग? क्या है डॉग? एक प्रकार का मैमल है। डॉग क्या है? मैमल है। बट मैमल क्या है? एनिमल है। डॉग क्या है आपका? एक मैमल है, लेकिन मैमल क्या है? एनिमल है। बट ये तीनों क्या है बेटा? अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी। तो बेटा आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक के बारे में बात करेंगे। ये दो टॉपिक्स हैं आपके डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स वंस अगेन। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग इन करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा अभी हमने जो ICBN और ICZDN का फुल फॉर्म लिखा, तो उसमें हमने जो इंटरनेशनल के बजाय इंटरनेशनल वर्ड को रॉन्ग लिख दिया था। तो वहाँ पे होना चाहिए इंटरनेशनल, और हमने सिर्फ इंटरनेशनल यहाँ तक लिखा था, जबकि होना चाहिए क्या? इंटरनेशनल। तो वहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल रहेगा, ठीक। हमने जो वर्डिंग की है बोला तो सही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लिखने में क्या हो गया बेटा? मिस्टेक्स हो गया है। तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल, वहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ तक लिखा था, वही मिस्टेक्स हो गया था, जबकि होना चाहिए इंटरनेशनल। तो एक बार देख लीजिएगा बेटा, लिखने में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? नेक्स्ट टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा? टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक।